अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सिंगापुर में हमारा फर्स्ट डे। तो हमने सबसे पहले एक करेंसी एक्सचेंज करवाई जो हमारे होटल के लॉबी में ही है, और वहाँ से हम निकल गए एमआरटी स्टेशन। और जैसा मैंने बताया कि एमआरटी स्टेशन एग्जैक्टली मेरे होटल के ऊपर ही है। हमने लिफ्ट कैच की और हम पहुँच गए स्टेशन। एमआरटी स्टेशन से हम जा रहे हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग प्लेस जिसका नाम है मर्लिन पार्क। ये सिंगापुर की पहचान है। तो आज चलिए हमारे साथ एक्सप्लोर करें। तो मर्लिन जाने के लिए हमें ग्रीन लाइन से रैफल्स प्लेस एमआरटी स्टेशन की तरफ जाना है, और वहाँ से कुछ मिनट की वॉकिंग के बाद ही हम मर्लिन पहुँच जाते हैं। और देखिए, मर्लिन की खूबसूरती देखते ही तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं हॉलीवुड में पहुँच गई हूँ। इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, हालांकि बिल्डिंग्स के लिए मैं इतनी इम्प्रेस नहीं हो रही थी। मेरे लिए अट्रैक्टिव था यहाँ की क्लीनलीनेस, यहाँ का एनवायरनमेंट, वाकई बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी। और मर्लिन की हिस्ट्री ये है कि मर्लिन एक लायन के स्ट्रक्चर में एक स्टैचू है जिसका फेस लायन जैसा है और टेल फिश जैसी है। तो लायन सिंगापुर की पावर को रिफ्लेक्ट करता है, और टेल इनकी हिस्ट्री को शो करता है, क्योंकि इनका एंशिएंट टाइम पर फिशिंग का बिजनेस होता था। तो उसी को ये लोग एज एन आइडेंटिटी शो करते हैं। तो मर्लिन में 2 घंटे स्पेंड करने के बाद हम निकल पड़े हैं अपने अगले डेस्टिनेशन पर। तो एमआरटी स्टेशन में मैंने देखा कि यहाँ पर इनका एक 1846 से 1993 तक का पूरा डेवलपमेंट चार्ट दिखाया हुआ था, जिसे मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो हम पहुँच गए अपने अगले डेस्टिनेशन पर, जो कि गार्डन्स बाय द बे। और ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। आपको मैं बता दूं कि सिंगापुर को, और हाँ, सिंगापुर को गार्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है ड्यू टू इट्स ग्रीनरी। तो हम पहुंच गए गार्डन्स बाय द वे, और यहाँ आने के लिए आपको रफल्स एमआरटी से बे फ्रंट के लिए मेट्रो कैच करनी है, और एग्जिट बी से एग्जैक्टली सामने ही आपकी डेस्टिनेशन होगी। तो यहाँ काफ़ी क्राउड था, बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि पूरा क्लोज्ड एरिया था और फुली एसी से कवर्ड था। तो बच्चों को बहुत सुकून मिलने वाला था। इनफैक्ट हम लोगों को भी। आज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन सिंगापुर को आप कभी भी एक्सप्लोर करेंगे उनका टेम्परेचर यही रहता है। मोस्टली यहाँ पे बारिश का मौसम रहता है और हल्की फुल्की गर्मी रहती है, सर्दी बहुत कम रहती है। तो आप किसी भी वेदर में आएँ, किसी भी सीज़न में आएँ, आपको टेम्परेचर ऐसे ही मिलेगा। और अंदर एंटर करते इतना ही खूबसूरत नज़ारा था कि मैं आपको क्या बताऊं। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट इंडोर वाटरफॉल है, और आप इस जगह का नाम गेस करेंगे? इसे कहा जाता है क्लाउड फॉरेस्ट। इसके अंदर आते ही मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं हॉलीवुड की जुरासिक पार्क मूवी में आ गई हूँ। अंदर इतनी ग्रीनरी और इतना सुकून था कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बाहर की गर्मी के बाद जब हम अंदर आए तो ऐसा फील हो रहा था जैसे हम हेवन में आ गए हो। चलिए मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ इसके बारे में। अंदर ऊंचे ऊंचे ग्रीन प्लांट्स हैं, बहुत ही रेयर अवेलेबल वाले फ्लावर्स हैं जो मैंने कहीं बाहर देखे ही नहीं, इतने खूबसूरत। और बिल्कुल ऐसा लगता है आप किसी ट्रॉपिकल जंगल में आ गए हों। और पूरा अंदर से एक पाथवे क्रिएट किया है इन्होंने, और जब आप वॉक करते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप क्लाउड के अंदर वॉक कर रहे हो। तो देखिए, वाटर के ऊपर भी इन्होंने थोड़ा स्मोकी लुक दिया है, जिससे आपको फील आए कि आप क्लाउड में हैं। युमना और फवाज तो यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं थे। पता है, जब बच्चे इतने खुश होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपकी पूरी मेहनत वसूल हो गई हो। आप जिस मकसद से आए हैं, आपके बच्चे एंजॉय करें, आप खुश हों। तो वाकई जब आप ऐसा कोई ट्रिप करते हैं, जो ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं, तो आपको लगता है ये वर्थ था। मैं जहाँ भी देख रही थी मेरे मुँह से सिर्फ माशाल्लाह ही निकल रहा था, इतना खूबसूरत बनाया था। आई नो इट्स नॉट अ नेचुरल फॉरेस्ट, बट ये काबिल तारीफ़ इसलिए है कि उन्होंने इतनी मेहनत से इसको बना के मेंटेन किया है। इतनी गर्मी में इस तरीके के प्लांट्स जो यहाँ रेयरली अवेलेबल हों, उनको मेंटेन करना काबिल तारीफ़ है। और अंदर देखिए, उन्होंने जुरासिक पार्क की थीम पर बेस्ड ये जो क्लाउड फॉरेस्ट बनाया है, जगह जगह पर इन्होंने डायनासोर्स लगाए हुए हैं जो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे। सेम ऐसे डायनासोर्स दुबई में डायनासोर पार्क में भी हैं। वाकई में दुबई और सिंगापुर काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, बट वाइब्स दोनों जगह की अपनी अपनी अलग अलग हैं। और इस क्लाउड फॉरेस्ट का मेन थीम है कूल मिस्ट माउंटेन। हर चीज़ यहाँ एक वंडर की तरह नज़र आ रही, और वाकई ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। इसको देख कर नहीं, इसको महसूस करके मज़ा आ रहा था। हर तरफ से ठंडी हवाएं और पानी की हल्की हल्की बूंदी, और इतनी ग्रीनरी थी कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं एक मैनमेड स्ट्रक्चर में घूम रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था मैं एक नेचुरल फॉरेस्ट में घूम रही हूँ। यहाँ आके सिर्फ मुझे एक ही चीज़ में स्ट्रगल हो रहा था कि इसके अंदर स्ट्रोलर अलाउड नहीं है, क्योंकि जो पाथवे है वो थोड़ा सा नैरो है। अगर हम यहाँ स्ट्रोलर लेकर आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा। तो उन्होंने सबकी स्ट्रोलर्स नीचे ही पार्क करवा दी हैं, और हमें वहाँ ऊपर जाकर वॉक करना है। तो वैसे बहुत ही आपको देख के ऐसा लग रहा होगा सनरेज आ रही हैं तो धूप है, बट बिल्कुल भी नहीं है, पूरी तरह से ग्लास से कवर्ड है।
और क्लास में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि ऐसा लग रहा था जैसे नेचर और इमेजिनेशन को मिलाकर कोई नई दुनिया बनाई गई हो। इसके अंदर पूरी तरह से पाथवेज बने हुए हैं जिसमें आपको वॉक करना है प्लांट्स के अराउंड। तो लेकिन बिल्कुल भी टायरिंग नहीं था इतना चलने के बाद भी। और ये जो ग्लास रूम आप देख रहे हैं इसकी ऊंचाई है 35 मीटर्स। इसे क्लाउड फॉरेस्ट या ट्री टॉप वॉक भी कहा जाता है। अंदर काफ़ी सारे इंडियंस थे, ये इंडिया के काफ़ी नज़दीक है और मुझे ऐसा लगता है इंडियंस के लिए ये एक सेकेंड डेस्टिनेशन होना चाहिए दुबई के बाद। इस डोम के अंदर लिफ्ट्स भी हैं, तो आप लिफ्ट्स के थ्रू ऊपर जाते हैं और फिर उसको अंदर से एक्सप्लोर करने के लिए पाथवे दिए गए हैं। और डोम के टॉप पे पहुंचते ही हमें खूबसूरत सा पैराडाइज नज़र आता है जिसमें सुपर ट्री ग्रूव्स, मरीना बे सैंड्स है और पूरा सिंगापुर स्काईलाइन मानो जैसे किसी ने कैनवस पे उतार दिया हो। और ऊपर से जब मैंने नीचे देखा तो वाकई में हम बहुत ऊंचाई पर थे। आई मस्ट से मैं ट्रैवल ब्लॉगर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि मेरे एक्सपीरियंस ये रहा कि बच्चों के साथ सिंगापुर बहुत ही सेफ़ है, बहुत ही चाइल्ड फ्रेंडली प्लेस है। आप ज़रूर विज़िट करें और ये डोम तो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा। आप देखें यहाँ इतना, सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि अगर आपको बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना है तो आप प्लीज़ सिंगापुर ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पर जो डिसिप्लिन है वे ऑफ लाइफ का वाकई बहुत ही इम्प्रेसिव है। किस तरह से आपको अपनी टर्न का वेट करना है। हम हर लिफ्ट के पास हमको एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स वेट करना पड़ा क्योंकि जब तक वहाँ का क्राउड पूरी तरह से विज़िट करके नहीं गया उन्होंने नेक्स्ट क्यू को एंट्री नहीं दी। तो इस तरीके से बच्चों में पेशेंस भी बहुत आता है और बच्चे समझते भी हैं कि हम जब बाहर जाएं तो हमें किस तरह से बिहेव करना है आउटसाइड। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था डोम के अंदर, ये है क्रिस्टल माउंटेन फॉसिल्स जो बहुत ही यूनिक चीज़ लगी मुझे। ये बिल्कुल नेचुरल हैं और जियोलॉजी का एक सेक्शन है यहाँ पर। तो आप जब यहाँ आएँ तो ज़रूर इसको एक्सपीरियंस करें। इनकी एक ख़ास बात ये है, कुछ फॉसिल्स तो ओरिजिनल हैं, कुछ इन्होंने आर्टिफिशियल क्रिएट किए हैं। और इनके इन्फॉर्मेशन बोर्ड पे उन्होंने मेंशन किया है कि इन क्रिस्टल केव्स के अंदर उनके मॉन्क मेडिटेशन भी करते थे। और तभी हमने देखा कि इसी स्ट्रक्चर के पास एक क्यू है, वेटिंग क्यू, जिसमें आप जाकर बेबी डायनासोर के साथ फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। तो फवाज़ के लिए एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। और मैं कहूँ कि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल ओरिजिनल है, बट एज़ वी नो इट इज़ नॉट ओरिजिनल। लेकिन बच्चों को तो ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में किसी बेबी डायनासोर को टच कर रहे हैं। ये सच में बिल्कुल बॉलीवुड की फीलिंग आ रही थी हम लोगों को। और यहाँ से हम गए जुरासिक पार्क के अंदर। उस डायनासोर के बाद ही एक डोर है, जुरासिक पार्क डोर। और ये प्लेस देख के फवाज़ तो बहुत ही खुश हो गया क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े डायनासोर्स थे और सच में ऐसा लग रहा था जैसे हम पर अटैक कर देंगे। और इतना डिफरेंट डिफरेंट इनके नाम थे, मुझे तो पता भी नहीं है। फवाज़ को तो पता था कि हर डायनासोर एक अलग है और मेरे लिए तो सारे डायनासोर सेम है, बट फवाज़ को पता था कि इनके स्पाइकोसॉरस और आई डोंट नो बहुत से नाम जो वो बता रहे थे। मुझे तो उस दिन पता चला कि इतनी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज भी होती हैं डायनासोर की। लेकिन फवाज़ ने आरिस को बहुत मिस किया। उनको ऐसा लग रहा था कि आई विश आरिस भाई भी ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। अब मैं नीचे से आपको दिखाती हूँ कि पाथवे को कितनी खूबसूरती से उन्होंने डिज़ाइन किया है और सच में ऐसा लग रहा था कि ये हम पैराडाइज में घूम रहे हैं। उसके बाद हम गए एक म्यूज़ियम में जो बिल्कुल उसी डोम के अंदर ही था और म्यूज़ियम के अंदर कुछ डायनासोर के हेड्स और कुछ स्ट्रक्चर्स रखे हुए थे। एक पल के लिए तो मुझे भी लगने लगता है कि ओरिजिनल है। उनकी आइज़, इनफैक्ट उनके नोस्ट्रिल्स देखें, ऐसा लग रहा था कि वो ब्रीथ कर रहे हैं। इतना नेचुरली उन्होंने बनाया है। यमुना को भी बहुत मज़ा आ रहा था। मैं तो सोच रही थी कि बच्चे कितने एडवांस्ड, उनको डर भी नहीं लग रहा इतनी खौफनाक चीज़ देख के। खैर वहाँ से हमने एग्ज़िट किया और एग्ज़िट करते ही उसका थोड़ा सा वॉकेबल एरिया है, वहाँ से वॉक करके हम निकले और क्लाउड फॉरेस्ट के अंदर ही फ्लावर डोम है। फ्लावर डोम मुझे इतना ख़ास इंटरेस्टिंग नहीं लगा, लेकिन वो जस्ट नेक्स्ट टू क्लाउड फॉरेस्ट था तो हमने सोचा हम इससे भी कवर कर लेते हैं। फ्लावर डोम मुझे ओके लगा क्योंकि हम ऑलरेडी मिरेकल गार्डन दुबई का एक्सपीरियंस कर चुके हैं। उसके जैसा तो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कोई गार्डन नहीं देखा, तो ये उसके सामने थोड़ा सा आई वुड से लिटिल लेस, बट ठीक है। क्योंकि दानिश ने एक प्लान लिया था जिसके अंदर हमें 5 पार्क्स कवर्ड थे, तो अंडर दैट ये पार्क भी, फ्लावर डोम भी कवर्ड ही था। तो हमने सोचा कहीं दूसरे स्टेशन जाना नहीं है तो लेट्स कवर दिस ऑल्सो, इसको भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी वैरायटी के प्लान्स थे, लेकिन क्योंकि हम इससे बेहतर चीज़ देख चुके हैं तो शायद हमें इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा। हाँ, यमुना को बहुत अच्छा लग रहा था। मे बी गर्ल्स को फ्लावर्स अट्रैक्ट करते हैं तो वो बहुत खुश हो रही थी। और फवाज़ को डायनासोर थीम बहुत अच्छी लगी, तो ठीक है, बच्चे खुश तो हमें भी अच्छा लगा।
उसके बाद हम यहाँ से निकल गए और एग्ज़िट पे आते ही देखिए हमने क्या देखा, एक डिफरेंट ब्रीड का डॉग। मैंने कभी ऐसे डॉग्स देखे ही नहीं और मुझे नहीं मालूम इस ब्रीड का नाम क्या है। अगर आपको इसका नाम पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सी ब्रीड का डॉग है। मुझे इतने स्कैरी लग रहे थे, लेकिन फवाज़ को एज़ यूजुअल ही इज़ एनिमल लवर, पेट लवर, तो ही वॉज ट्राइंग टू टच इट। लेकिन वाकई काफ़ी डिफरेंट था ये, मैंने कभी ऐसा डॉग ही नहीं देखा अपनी लाइफ में। अब हो गई थी शाम, शाम के 4 बज रहे थे और हम ये सब कवर करने के बाद यहाँ से निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। और हम जा रहे हैं अब मरीना बी के वाटर फ्रंट की तरफ, क्योंकि सनसेट होने वाला था और वहाँ पर इवनिंग में एक बहुत ही खूबसूरत शो होता है, तो हम वहाँ जाकर बैठ गए हैं उस शो के इंतज़ार में। इस शो को कहा जाता है स्पेक्टेकुलर लाइट एंड साउंड शो। ये वाकई बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे एक धीमी धीमी म्यूज़िक के साथ लाइट शो होता है, हम उसी शो का वेट कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने पूरे व्लॉग में आपको बताया कि हम सुबह से ही निकल गए थे और हमने अपने सारे आइटिनरी के डेस्टिनेशंस कवर कर लिए हैं। तो ये लास्ट चीज़ बची थी। हम काफ़ी टायर्ड थे, लेकिन शो काफ़ी रिफ़्रेशिंग था। हम बहुत रिलैक्स्ड हो गए देखने के बाद। अब बच्चों को नींद आ रही थी, बच्चे काफ़ी थक गए थे और डिनर का भी टाइम हो गया था। तो वहाँ पर एक लिफ्ट थी जो हमें मरीना बे सैंड से कनेक्ट करती थी। तो इस वक्त हम होटल के अंदर हैं। हमने होटल को थोड़ा एक्सप्लोर किया और बच्चे काफ़ी थके हुए थे, तो हम ज़्यादा देर वहाँ रुके नहीं और वहाँ से हम निकल गए। जैसे हम लिफ्ट से नीचे आए तो हमें बस का ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू MRT। तो हम बस में बैठे और बस हमें सीधे हमारे होटल के सामने ही ड्रॉप करने वाली थी। नाउ इट्स टाइम फॉर हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। सही बुखारी की हदीस है। तो इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप किसी के काम आ सकें, अपनी ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुंचाएं। तो ये था हमारे सिंगापुर सीरीज़ का फर्स्ट व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आपको हम नई जगह लेके जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी दुआओं में हमें याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।